यस। भारत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की 20 सूत्री कार्यक्रम में लाने हेतु बड़े पैमाने पर कदम उठा रही है। पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट में कहा गया है कि अनेक राज्यों को आर्थिक विकास की दर पर विचार करना चाहिए। कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आर्थिक विकास की दर अभी ऊंची होगी तो मूल्यों में वृद्धि को रोका जा सकेगा। संविधान के अनुच्छेद 356 में कहा गया है कि समस्या के समाधान के बारे में प्रधानमंत्री को वित्त मंत्री के साथ आपसी विचार विमर्श करके कोई मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए, परंतु ज़रूरत के मुताबिक लंबे समय तक यातायात के साधन तथा बड़ी संख्या में अवसर बनाए रखने के लिए प्रयत्न किए जाने चाहिए। महंगाई को न रोकना न केवल अनुचित है बल्कि प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंककारियों व आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में अनेक लोगों के साथ निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में पक्षपातपूर्ण ढंग से कार्यवाही व मामले की जांच करने के पश्चात कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। जमाखोरी, मुनाफाखोरी पर मानवीय दृष्टिकोण व नैतिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए गंभीरता से विचार कर औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार अंकुश लगाया जाना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सामान्य नागरिक की तुलना में धनी वर्ग के लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में चिंता की बात नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर निर्भर रहना पड़ता है। भविष्य को देखते हुए समय समय पर निर्वाचन आयोग को आयात निर्यात पर विचार विमर्श करके सबसे पहले मैं समझता हूं कि प्रति व्यक्ति आय पर ध्यान दिया जाना चाहिए। विराम। वास्तविक स्थिति के कारण कुपोषण के फलस्वरूप फिजूल खर्ची पर पिछले दिनों केंद्रीय नेतृत्व को विचार करना चाहिए। ऐसी स्थिति में गरीबों के स्थान पर अनुसूचित जातियों व जनजातियों को आंदोलन के आधार पर एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को उच्चतम न्यायालय की राय के हिसाब से कार्य किया जाना चाहिए। बेसहारा महिलाओं और तलाकशुदा महिलाओं के कल्याण के लिए महिला आरक्षण विधेयक को नए सिरे से मामूली फेरबदल के साथ प्रधानमंत्री द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार करने की फिराक में रहना बड़े अफसोस की बात है। आर्थिक विकास की दर को तेज गति से बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर कठोर कदम उठाने होंगे। घाटे का सौदा न करने के लिए विकास दर को दहाई का आंकड़ा पार करना ही होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि आंकड़ों के अनुसार और एक अनुमान के अनुसार सारे देश में महंगाई को बढ़ाने वाले तत्वों को खत्म किया जाना चाहिए और सूझबूझ का परिचय देकर जनता को राहत की सांस दिलाने के लिए जहां तक मैं समझता हूं इस समस्या के समाधान को स्थायी रूप से दूर करने के लिए एक विस्तृत विचार विमर्श का गहन विचार विमर्श कर ध्यान देने की आवश्यकता है। पाई स्टॉप। चलो आगे लिखो। सांप्रदायिकता की बढ़ती प्रवृत्ति और उसके साथ जुड़ी हिंसा धार्मिक अल्पसंख्यकों और समूहों में असुरक्षा की भावना जागृत करती है। कोई भी राष्ट्र अपनी जनसंख्या के लगभग छठे भाग को आतंक, संदेह एवं असुरक्षा का शिकार बनने नहीं दे सकता। इसलिए देश की शांति एवं एकता की क्षति को रोकने के लिए सांप्रदायिकता की समस्या का विश्लेषण करना प्रासंगिक है। यदि एक
हिंदू गर्व से कहता है कि वह हिंदू है, तो क्या वह यह सांप्रदायिकता है? यदि एक मुसलमान कहता है कि उसे मुसलमान होने का गर्व है और एक अच्छा मुसलमान बने रहने के लिए वह अपनी जान भी दे सकता है, तो क्या यह सांप्रदायिकता मानी जाएगी? जब एक अल्पसंख्यक समुदाय को लगता है कि उसका कई दशकों से अन्यायपूर्ण दमन के साथ शोषण हो रहा है और प्रतिक्रिया स्वरूप वह तीव्र विरोध करता है, वो क्या यह सांप्रदायिकता कही जा सकती है? यदि ईसाई, बौद्ध और पारसी अपना व्यक्तिगत और निजी जीवन अपने विश्वासों और धार्मिक मतों के अनुसार व्यतीत करते हैं, तो क्या वे सांप्रदायिक हैं? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जो हमें सांप्रदायिकता की सुस्पष्ट परिभाषा ढूंढने के लिए विवश करते हैं। प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर विपिन चंद्र ने सांप्रदायिकता को स्पष्ट करते हुए इसके 3 चरणों की व्याख्या प्रस्तुत की है। उनका मानना है कि प्रथम चरण के अंतर्गत किसी समुदाय या समूह विशेष के सदस्य अपने समूह से संबंधित हितों की पहचान करते हैं। वास्तव में इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता, लेकिन सांप्रदायिकता के उद्भव का आधार यहीं छिपा होता है। इसके अगले अर्थात द्वितीय चरण में वह न केवल अपने समूह के सदस्यों के हितों की पहचान करता है, बल्कि उसे वह अन्य समूहों के सदस्यों के हितों से भिन्न मानता है। प्रोफेसर विपिन चंद्र का मानना है कि वास्तव में यह सांप्रदायिकता है जहां उसके हित समाज के अन्य समूहों के सदस्यों के हितों से भिन्न लगते हैं, लेकिन यह भिन्नता उग्र रूप तब धारण कर लेती है जब किसी समूह या समुदाय विशेष के सदस्यों को अपने हित अन्य समूहों या समुदायों के सदस्यों की तुलना में न केवल भिन्न लगते हैं बल्कि विपरीत भी लगने लगते हैं। इस तीसरे चरण में सांप्रदायिकता अपने उग्र स्वरूप में आ जाती है। समूह या समुदाय विशेष के सदस्यों को समाज के अन्य सदस्यों के हित विरोधी लगते हैं। यही हितों का संघर्ष प्रारंभ होता है, जो समूहों या समुदायों के आपसी संघर्ष में परिवर्तित हो जाता है। वास्तव में सांप्रदायिकता एक विचारधारा है जो बताती है कि समाज धार्मिक समुदायों में विभाजित है, जिनके हित एक दूसरे से भिन्न हैं और कभी कभी उनमें पारस्परिक उग्र विरोध भी होता है। सांप्रदायिकता अपने मूल शब्द से उत्पन्न है, जिसका सामान्य शाब्दिक अर्थ भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहना है, लेकिन इतिहास की कुछ उन विशिष्ट अवधारणाओं में सांप्रदायिकता भी शामिल है जो अपना वास्तविक अर्थ अपने मूल अर्थ से भिन्न रखती है। सांप्रदायिकता की विचारधारा मूलतः धार्मिकता से जुड़ी होती है। धर्म के साथ मेल करके ही सांप्रदायिकता की विचारधारा पल्लवित होती है। सांप्रदायिक व्यक्ति वे होते हैं जो राजनीति को धर्म के माध्यम से चलाते हैं। सांप्रदायिक व्यक्ति एक धार्मिक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति होता है जो राजनीति को धर्म से जोड़कर राजनीति रूपी शतरंज की चाल खेलता है। उसके लिए धर्म एवं ईश्वर सिर्फ उपकरण मात्र हैं, जिनका उपयोग वह समाज में विलासितापूर्ण जीवन जीने एवं व्यक्तिगत
लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करता है। भाई स्टॉप। सबको तो बनना दो है।